भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय। तैयारी किसकी है? तैयारी है दोस्तों 7 फेरों की। किसकी? 7 फेरों की। नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली काक्षाय। आ जाओ मैदान में। 7 फेरों की तैयारी स्टार्ट की जाती है और हो चुका आगाज रण का। युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा 7 फेरों में मैदान जीत कर ले जाएगा। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और दोस्तों केवल 7 फेरे नहीं, आज 7 वचन भी होंगे जो मैं आपके लिए एक उपहार के रूप में उत्कर्ष की तरफ से आपको देने वाला हूं। आप तो अंत तक बने रहना और फिर मुझे बताना दोस्तों कि आज आपको आनंद आया या नहीं आया। तो नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा। पूरी क्लास को पूरी शिद्दत से लीजिएगा। जितनी मेरे अंदर ताकत होगी, जितने मेरे अंदर जुनून होगा, वो सब की सब दोस्तों मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले आप सब क्या कीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए दोस्तों। आप सभी एकदम आशीर्वाद लीजिए आप सभी और फिर आगाज करते हैं। आइए क्लास को। बिल्कुल मेरे साथ में गुलशन कुमार, गुलशन ज्योति, रुकमणी, सुनील, गौरव सर का लाडला सब आ चुके मैदान में। बस गुरुजी तुम तो शादी करवा दो, बाकी तो हम अपने आप संभाल लेंगे। तो आइए आगाज करते हैं 7 फेरों का। यदि कोई मेहनत आपका, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। इस बात को समझिए। अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है, अगर आपके अंदर दोस्तों मेहनत करने की लगन है, अगर आपकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर आपकी आंखों में अपने मां बाप का सपना है, अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है, तो सफलता दोस्तों तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी, सफलता तुम्हारी गुलाम होगी। और अगर दोस्तों सफलता चाहते हो तो तकदीर में जो लिखा है इसे पलटने की अपने अंदर हिम्मत करो और मेहनत करना सीखो। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टे तेरे इतने औकात नहीं। 7 फेरों का पहला फेरा आपके सामने। हर सवाल को नोट करते जाइएगा, हर सवाल को लिखना है। अंत में जो आपके लिए है उसको भी थोड़ा ढंग से सुन लेना। चलिए आगाज करते हैं दोस्तों। पहला सवाल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? हर सवाल को सुनना है आपको कि भारत के जो सीएजी है कौन दोस्तों? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर मैं बात करूं संविधान के कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल 148 से 151 इसके अंदर स्थित है भारत का सीएजी, या कहूं दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है तो नोट कीजिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये दोस्तों भारत के वर्तमान में सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर पूछूं दोस्तों इनका कार्यकाल कितना होता है तो देखिए चारों की चारों ऑप्शन दोस्तों आसपास के ऑप्शन है। क्या देखो 6 वर्ष 62 वर्ष, 5 वर्ष 62 वर्ष, 6 वर्ष 65 वर्ष, 5 वर्ष और 65 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि या दोस्तों 65 वर्ष की आयु। क्या 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की जो आयु है ये दोस्तों इनका कार्यकाल होता है। बड़े अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे आपसे सीएजी का जो वेतन है वो किस पर निर्भर होता है? संचित निधि के ऊपर निर्भर होता है। अब मुझे आप बताइए कि संचित निधि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर स्थित है? कंसोलिडेटेड फंड। कौन सा? कंसोलिडेटेड जो फंड है ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो आप सभी को पता है कि महान्यायवादी किसके ऊपर निर्भर है? राष्ट्रपति। इस बात को नोट करना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन काम करता है? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का कार्यकाल किस पर निर्भर है? राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। और अगर पूछे आपसे महान्यायवादी का अनुच्छेद कौन सा है? 76
73 अनुच्छेद है। और अगर दोस्तों पूछे वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल जो हैं ये भारत के दोस्तों कौन है, महान्यायवादी। और आप याद करो मैंने आपसे कहा था कि जो महान्यायवादी है वो संयुक्त बैठक में भाग तो ले सकता है पर वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। इस लाइन को ऐसे कि ऐसे लिख लो, क्या ऐसे कि ऐसे लिख लो कि जो महान्यायवादी है वो संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन दोस्तों जो वोटिंग होगी इसमें भाग नहीं ले सकता। सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, यह भी दोस्तों कितना होता है, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, ये दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल। आप सभी जानते हो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसी है? स्थायी सदन है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद दोस्तों 80 है। लेकिन राज्यसभा का जो आपके दोस्तों राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। सवाल को आराम से सुनिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों स्थायी सदन है, अनुच्छेद 80 है। लेकिन अगर पूछे मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष दोस्तों मेंबर का कार्यकाल। और मैंने आपसे पूछा संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है, तो लिखना संचित निधि संविधान के अनुच्छेद नंबर 266 के अंदर है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? 266 है। और अगर आपसे पूछे कि महान्यायवादी का दोस्तों कार्यकाल किस पे निर्भर है? राष्ट्रपति पे। सवाल अभी पूछा गया कुछ दिनों पहले, महाधिवक्ता का कार्यकाल किस पर निर्भर है? कुछ दिनों पहले सवाल आया है महाधिवक्ता, इसका जो कार्यकाल है वो किस पर निर्भर है? देखिए केंद्र में सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। और राज्य में सबसे बड़ा वकील कौन है? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। तो केंद्र वाला राष्ट्रपति पे निर्भर है तो राज्य वाला किस पर होगा? वो होगा दोस्तों राज्यपाल। किस पे होगा? राज्यपाल। यही सवाल क्वेश्चन पूछा गया था कि महाधिवक्ता जो है वो किसके प्रसाद पर्यंत है? राज्यपाल के दोस्तों प्रसाद पर्यंत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार असत्य का चयन कीजिए। न्यूनतम जनसंख्या गोवा के अंदर, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल के अंदर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड के अंदर। बात किसकी है? बात है 2011 के सेंसस। किसकी है? 2011 का सेंसस। और मैं अगर आपसे पूछूं पहली बात तो मुझे यह बताओ जनसंख्या किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। और जनगणना दोस्तों किस सूची का विषय है? जनगणना ध्यान रखिएगा संघ सूची का विषय। दोनों सवाल आराम से नोट करना। जनसंख्या किस सूची का विषय? ये दोस्तों समवर्ती सूची का। जनगणना किस सूची का विषय? संघ सूची का है। जनगणना केवल और केवल केंद्र सरकार करता है। अगर मैं पूछूं 2011 की जो जनगणना है इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? लिखिएगा इसके आयुक्त कौन थे? तो वो दोस्तों लिखना इसके कमिश्नर थे चंद्रमौली। कौन थे? चंद्रमौली थे। और इस सेंसस का दोस्तों इसका ध्येय क्या था? अगर मैं पूछूं इसका आदर्श क्या था तो लिखना आवर सेंसस आवर फ्यूचर है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये लाइन जरूर ध्यान रखना। ये किससे संबंधित है? 2011 की जनगणना से। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है तो लिखना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है तो न्यूनतम लिखिएगा दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम। कहां पर है? सिक्किम के अंदर। अगर पूछूं मैं आपसे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहां पर है तो किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? बिहार के अंदर। कहां है? बिहार। और न्यूनतम कहां पर है तो न्यूनतम लिखिएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कहां है? अरुणाचल प्रदेश है। पहला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, न्यूनतम कहां पर है? सिक्किम के अंदर। कहां? सिक्किम में। अगर आपसे पूछे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, वो ध्यान रखना दोस्तों बिहार में है। और न्यूनतम पूछे
पूछे तो ये ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? तो लिखिए लिंगानुपात जो है सबसे अधिक कहां पर है? केरल के अंदर है सर्वाधिक लिंगानुपात है। और दोस्तों न्यूनतम कहां पर है? न्यूनतम लिखिएगा हरियाणा। कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। और अगर पूछे सर्वाधिक वृद्धि दर कहां पर थी तो लिखना दोस्तों न्यूनतम वृद्धि दर जो है वो कहां है? नागालैंड के अंदर। अब सुनना सवाल, न्यूनतम जनसंख्या गोवा। गलत दोस्तों, आपसे पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। अगर पूछे न्यूनतम क्षेत्रफल कहां पर है तो लिख लेना न्यूनतम क्षेत्रफल जो है ये दोस्तों लिखना गोवा। कहां है? गोवा के अंदर है न्यूनतम क्षेत्रफल। लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वो ध्यान रखना दोस्तों सिक्किम। कौन है? सिक्किम है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल के अंदर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। एक पॉइंट नीचे नोट लगा के लिखना दोस्तों, नीचे की साइड लिख लो नोट लगा के एक पॉइंट। अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना में 2011 की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड जो है ये एकमात्र दोस्तों राज्य है जिसकी ग्रोथ रेट जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि महान विभाजक काल कौन सा है? महान विभाजक काल कौन सा है? तो लिखना 1911 से 1921 का जो काल है इसे कहते हैं महान विभाजक काल। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, संपत्ति कर, निगम कर और वस्तु और सेवा कर। अब देखिए मुझे पढ़ाना क्या था? मुझे पढ़ाना था दोस्तों ये जीएसटी। क्या जीएसटी पढ़ाना था? इसके लिए एक सवाल बनाया गया कि निम्न में से कौन सा कर इनडायरेक्ट टैक्स है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो वस्तु और सेवा कर है ये एक कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर है? विजय केलकर समिति। कौन सी है? विजय केलकर समिति। अगला क्वेश्चन, कौन सी सूची पर टैक्स है? समवर्ती सूची पर टैक्स है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? वो है था दोस्तों असम। जीएसटी को किसने पहली बार पारित किया? असम ने दोस्तों पारित किया। जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है ये दोस्तों लागू किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो जीएसटी है कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन जो कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी में जो दर है वो कौन निर्धारित करता है? जीएसटी काउंसिल निर्धारित करता है। और अगर आपसे पूछे जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 279A। कौन सा है? 279A। इसमें जीएसटी काउंसिल है। कौन कौन सी दर है? 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और दोस्तों 28% है। तो जीएसटी की दर कौन निर्धारित करता है? क्या कमाल का संयोग है दोस्तों, पहले फेरे में ही कन्यादान हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 101 रुपये का कन्यादान वो किसमें है दोस्तों? वो है जीएसटी के अंदर। तो पहला क्वेश्चन, कौन सी समिति? विजय केलकर समिति। अगला क्वेश्चन, कौन सी सूची का टैक्स है? समवर्ती सूची का टैक्स है। अगला क्वेश्चन, पहला राज्य जिसने इसको पारित किया था वो दोस्तों असम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2017 को इसे दोस्तों लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के 279A अनुच्छेद के अंदर है, जिसके द्वारा 0%, 5%, 12%, 18%
और 28% जो है ये दरों का निर्धारण होता है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो लिख लो, जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष है वो भारत के वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो वित्त मंत्री है, वो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह कथन किस अनुच्छेद में वर्णित है? सुप्रीम कोर्ट कैसा न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 215 में, अनुच्छेद 226 में। तो ध्यान रखिएगा, चारों ही अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। अगर बात करें अनुच्छेद 143 है तो लिखना दोस्तों परामर्शदात्री। क्या? परामर्शदात्री। ये दोस्तों किस अनुच्छेद के अंदर लिखा है? वो अनुच्छेद 143 है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श मांगता है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसे परामर्श देगा। ये दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? 143। तो लिख लेना, राष्ट्रपति के द्वारा अगर दोस्तों कोई सलाह मांगी जाती है तो वो सलाह कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट वो सलाह देगा। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? 143 के अंदर। अनुच्छेद 129 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया है तो उस डिसीजन को सुरक्षित रखा जाएगा और हाई कोर्ट चाहे तो उस डिसीजन का उपयोग भविष्य में कर सकती है। यह कहलाता है अभिलेख न्यायालय। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 215, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय है? तो लिखना दोस्तों, हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 215 के तहत। अगर मैं पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट कौन सा अनुच्छेद है? 129 है। अगर पूछूं हाई कोर्ट कौन सा अनुच्छेद है? 215। और अगर पूछे अनुच्छेद 226 है तो लिखना दोस्तों, हाई कोर्ट के पास में रिट जारी करने का अधिकार। क्या? रिट जारी करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 226 के अंदर है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास 5 प्रकार की जो रिट है, इन्हें जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर स्थित है। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अनुच्छेद 129। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम जो है ना पेपर में दोस्तों बार बार आते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? 1972। याद करो 1972 में एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन। उसमें भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी गई थी और इतनी प्रभावित हुई थी क्योंकि वो पहला सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण के ऊपर बल दिया। इंदिरा गांधी ने वापस आकर के एक तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था और एक जस्ट अगले साल दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट लेकर आई 1973 में। याद करो 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट? टाइगर प्रोजेक्ट। कौन लेकर आती है? इंदिरा गांधी जी लेकर आती है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ दोस्तों प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम। कौन सा? वन संरक्षण अधिनियम, यह है दोस्तों 1980 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये लिखिएगा 1986 का है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और जैव विविधता अधिनियम, यह है दोस्तों सन 2002। किसका? सन 2002। तो ये चारों की चारों सुमेलित हैं, मतलब कि ABCD में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 करेक्ट आंसर है। फिर सुन लीजिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम ये सन 2002 का। अगर
अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, एक सवाल आप बताइएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों जो आपके ये सूचना का जो अधिकार है ये कौन सा अधिनियम था, सूचना का अधिकार, और एक लिखिएगा दोस्तों शिक्षा का अधिकार, ये दोनों के अधिनियम के नाम बताओ। पहला तो है दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई और दूसरा है राइट टू एजुकेशन आरटीई। दोनों क्वेश्चन का आंसर छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा किस जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं? देखो 4 जल संधि मैंने लिखी है, स्वेज नहर, जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि और बाब उल मंदेब। चारों की चारों महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई प्रश्न आपके पेपर में छपेगा। इस सीरीज का उद्देश्य यही है कि जो महत्वपूर्ण सवाल उस टॉपिक के हो वो सब मैं आपको एक साथ लिखवा दूं। देखिए स्वेज नहर, जिब्राल्टर, मलक्का और बाब उल मंदेब संधि, पहले फोटो देखिए, उससे पहले इन क्वेश्चन का आंसर देखिए। सूचना का अधिकार कौन सा अधिनियम है? 2005 का अधिनियम। और शिक्षा का अधिकार लिखिएगा दोस्तों 2009 का अधिनियम जो है वो है शिक्षा का अधिकार, दोनों नोट कीजिए। अब बात करते हैं भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। सुनना मेरी बात को, अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यह है दोस्तों भूमध्य सागर, नीचे की साइड है अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। यहां पर है दोस्तों यूरोप। कौन है? यूरोप। इन दोनों के बीच में कौन सा सागर स्थित है? यह भूमध्य सागर स्थित है। यहां पर स्थित है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और आपने पढ़ा हुआ है कि अटलांटिक महासागर कौन सी आकृति में है? एस प्रकार की आकृति में। अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में एंट्री करने के लिए जो जल संधि काम आती है उसे कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। फिर सुनना, अटलांटिक महासागर से, कहां से? अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में एंट्री करने के लिए जो जल संधि काम आती है उसे कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। तो अगर आपसे पूछ ले भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। और जैसे ही भूमध्य सागर से बाहर निकलेंगे, क्या भूमध्य सागर से बाहर निकलेंगे तो यहां पर दोस्तों संधि आती है लाल, यहां पर आती है स्वेज नहर। कौन सी आती है? ये जो जल संधि है इसका नाम है स्वेज नहर। अभी लिखाऊंगा, पहले समझ लो। ये जल संधि कौन सी है? स्वेज नहर। तो भूमध्य सागर से, और नीचे की साइड सागर कौन सा है? ये सागर है दोस्तों लाल सागर। कौन सा है? लाल सागर। तो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली संधि वो कहलाती है स्वेज नहर। कौन से देश के अधीन है? मिस्र के दोस्तों ये अधीन है। तो अगर पूछे आपसे कि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में एंट्री करने के लिए कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना जिब्राल्टर जल संधि है। इसे कहते हैं भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। अगर आपसे पूछे भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली संधि कौन सी है, तो वो है स्वेज नहर। और अगर आपसे पूछे कि जो स्वेज नहर है दोस्तों ये किस देश के अधीन है? मिस्र के अधीन है स्वेज नहर। पहले दोनों क्वेश्चन को नोट करना। अगर आपसे पूछ ले जिब्राल्टर जल संधि, लिख लो, पेपर में आएंगे दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि, और नीचे लिखिएगा भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। क्या? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। और इसके साथ में लिख दीजिए कि अटलांटिक महासागर से, कहां से? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। किससे? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। दूसरा लिखिएगा स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर दोस्तों। और याद करो स्वेज नहर किस देश के अधीन है? मिस्र के अधीन है स्वेज नहर। और मैंने आपसे
आपसे कहा था कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए कौन सी नहर का उपयोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्वेज नहर का उपयोग। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि। अब सवाल यह बनता है दोस्तों, आंसुओं का द्वार किस संधि को कहते हैं। सवाल बना आंसुओं का द्वार किस संधि को कहते हैं, तो लिख लेना ये कहते हैं दोस्तों बाब उल मंदेव संधि को। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि आंसुओं का द्वार किस संधि को कहा जाता है। बाब उल मंदेव संधि को दोस्तों आंसुओं का द्वार जो है वो कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगर एक सवाल और पूछ ले कि भाई ये वाली जल संधि कहां स्थित है, PALK पाक स्ट्रेट, ये भी बताई दो अपने आसपास स्थित है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है, छाप दो। अगला क्वेश्चन, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी जानकारी लिखाऊंगा इसमें। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। आइए बात करें। यह 16वें क्रम की रिपोर्ट है, एकदम ठीक बात है, 16वें क्रम की दोस्तों रिपोर्ट है। क्षेत्रवार सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, एकदम करेक्ट बात है। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में, यह भी एकदम करेक्ट है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में हुई है, यह दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो, भारत और श्रीलंका किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। अब मैं इस सवाल को हटा रहा हूं यहां से। अब देखिएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट पहली बात तो कहां से आती है, देहरादून से आती है, नोट करके रखिएगा। 1987 में दोस्तों स्टार्ट होती है, हर 2 वर्ष में, क्या हर 2 वर्ष में ये दोस्तों सामने आती है। और इस बार कौन सी थी, 2019 में 16वीं रिपोर्ट थी। कौन सी थी, 16वीं रिपोर्ट। तो पहला क्वेश्चन, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कहां से आती है, देहरादून से आती है। अगला क्वेश्चन, कब से स्टार्ट हुआ, 1987 से स्टार्ट होती है। कितने वर्ष में, हर 2 वर्ष में आती है। 2019 में 16वीं रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब सबसे अधिक क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहां पर है, तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है और दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। प्रतिशत के हिसाब से पहले स्थान पे लिखिएगा, पहले स्थान पर है दोस्तों मिजोरम और दूसरे स्थान पर लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश है। अगर पूछे सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, तो लिखना सर्वाधिक जो वृद्धि है ये दोस्तों हुई है कर्नाटक। कहां हुई है, सबसे अधिक जो वृद्धि है ये कर्नाटक के अंदर हुई है। तो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन दोस्तों गलत हो गया। सवाल में यही पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ये तीनों पॉइंट तो आपको पता लग गए कि क्षेत्रफल में सबसे अधिक मध्य प्रदेश है। कभी कभी मध्य प्रदेश ऑप्शन में होगा ही नहीं, तो ध्यान रखना दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। प्रतिशत में दोस्तों मिजोरम पहले पर है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक जो वृद्धि है वो ध्यान रखना कर्नाटक के अंदर है सर्वाधिक वृद्धि। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस मॉडल पर आधारित है, चैंपियन और सेठ वर्गीकरण पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि भारत में वन और वृक्ष कितने प्रतिशत है, 24.56%। कितने होने चाहिए थे, 33%। कितना, 33% होने चाहिए थे, लेकिन कितना है 24.56। वन और वृक्ष दोनों है। अगर क्षेत्रफल में पूछे तो 8,07,000 लाख किलोमीटर स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर मैं पूछूं आपसे भारत में वन और वृक्ष कितने प्रतिशत हैं, 24.56%।
8% है। और अगर आपसे पूछे कितना एरिया है तो 8.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितनी वृद्धि हुई है? 5188 किलोमीटर स्क्वायर जो है इतनी दोस्तों वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? अब बताओ दोस्तों, पृथ्वी के लिए पलायन जो वेग है इसका मान कितना है? पलायन वेग को इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। इसका मतलब देखो, और सबसे बड़ी बात है चारों ऑप्शन देखो। अगर दोस्तों तुम्हारी भैंस पानी में ना जाए तो मुझे कहना, ऐसा लग रहा है ना चारों की चारों ऑप्शन दोस्तों फूफाजी टाइप के। क्या चारों ऑप्शन फूफाजी टाइप के हैं? कोई भी दोस्तों मान ही नहीं रहा। देखो 11.2 मीटर प्रति सेकंड, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, 1.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, अगर आपसे पूछे पहली बात तो एस्केप वेलोसिटी क्या है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों मेरे सामने कौन था? हितेश खड़ा था। का हितेश। मैंने हितेश से सवाल पूछा, हितेश ने सवाल गलत दिया। मैंने हितेश को उठाकर दोस्तों इतनी तेज फेंका। क्या इतनी तेज फेंका दोस्तों कि जो हितेश है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गया। क्या? हाँ दोस्तों, ये पृथ्वी है और मान लेते हैं ये पृथ्वी का दोस्तों गुरुत्वाकर्षण है। मैंने हितेश को इतनी तेज फेंका यहां से कि वो दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गया। अगर ये बाहर निकल गया तो ये वापस दोस्तों लौट के नहीं आने वाला। तुमने बॉल को फेंका, ये मारकर फेंका, मारकर नीचे आ गया, ये मतलब दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के अंदर है। और मैंने मारकर को इतनी तेज फेंका कि वो वापस ही नहीं आया। तो जिस गति से फेंका उसे कहते हैं पलायन वेग। क्या? पलायन वेग। तो लिख लो, पलायन वेग का मतलब होता है दोस्तों कि वह न्यूनतम वेग। क्या? वह न्यूनतम वेग जिससे कोई वस्तु, क्या जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए। क्या? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्रॉस कर जाए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, या फिर दोस्तों वापिस धरती पर लौटकर ना गिरे। क्या? वापस दोस्तों ना गिरे, ये कहलाता है, ध्यान रखना, एस्केप वेलोसिटी। और इसका दोस्तों अगर पूछे मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और केपलर के जो नियम है, केपलर के नियम ध्यान रखना, ग्रह की गति से संबंधित है। किससे? जो ग्रह होते हैं उनकी गति से संबंधित है केपलर के नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य को पहचानिए। पहला दोस्तों पारसेक, इसका अर्थ है दाब। प्रकाश वर्ष ये दोस्तों दूरी का है, पास्कल दाब का है, एम्पियर धारा का। हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। एम्पियर धारा का मात्रक है, एकदम सही आंसर है। पास्कल दोस्तों दाब का है, ये भी ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का है, ये भी करेक्ट है। और अगर आपसे पूछे पारसेक, ये पारसेक जो है ना, ये भी दोस्तों किसका है? पारसेक लिखना, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। क्या? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो लिखिए पारसेक। कौन सा? पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ज्योति तीव्रता लिखना दोस्तों कैंडेला। क्या है? अगर पूछे ज्योति तीव्रता कैंडेला, और आवेश का लिखना कूलाम। क्या? आवेश का मात्रक लिख लेना कूलाम। तो इस सवाल को नोट करना, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक का संबंध दूरी से, प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से, पास्कल का संबंध दाब से है, और दोस्तों एम्पियर का संबंध धारा से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग
प्राथमिक रंग नहीं है। तो ध्यान रखना, ये तीनों जो रंग हैं ये कहलाते हैं प्राथमिक रंग। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग कहलाते हैं ये तीनों की तीनों रंग। कौन कौन से रंग हैं? एक तो दोस्तों हो गया लाल। कौन सा हो गया? लाल हो गया। एक दोस्तों लिखना हरा। क्या है? एक हो गया हरा और एक लिखिएगा दोस्तों नीला। कौन सा? नीला। तो अगर आपसे पूछे तीन दोस्तों प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो लाल, हरा और नीला, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। और अगर पूछे इन तीनों को मिला दिया तो कौन सा रंग बनेगा, तो इन तीनों को मिलाने से सफेद रंग बनेगा। क्या? तो अगर आपसे पूछे लाल प्लस हरा प्लस दोस्तों नीला, इन तीनों को मिलाने पर क्या बनने वाला है, तो इन तीनों को मिलाने पर बनेगा सफेद। क्या बनेगा? सफेद। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर दोस्तों पीला। क्या? ऑप्शन नंबर डी जो है पीला इसका सही आंसर है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, मैंने किसकी आयु? चट्टान। किसकी दोस्तों? चट्टान जो है इनकी आयु जानने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? देखिए, अगर पूछे जीवाश्म दोस्तों इनकी आयु जाननी है, किसकी? जीवाश्म की आयु जाननी है, तो हम उपयोग करेंगे कार्बन 14। किसका करेंगे? कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। फिर सुन लो मेरी बात, अगर दोस्तों आपको जीवाश्म कोई कितने साल पुराना जीवाश्म है, ये कैसे पता चलता है? ये दोस्तों पता चलता है कार्बन 14 के द्वारा, क्योंकि जीवाश्म में कार्बन दोस्तों होगा ही होगा। और जीवाश्म का जो अध्ययन है वो कहलाता है पैलिएंटोलॉजी। क्या? पैलिएंटोलॉजी जो है, पैलिएंटोलॉजी जो है, ये ध्यान रखना जीवाश्मों का अध्ययन है। तो पहला क्वेश्चन, जीवाश्म जो होते हैं उनकी आयु के लिए कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर पूछे चट्टानों की जो आयु है ये पता करने के लिए किसका उपयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चट्टानों की आयु पता करने के लिए दोस्तों किसका उपयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अगर पूछे आयोडीन 131 का उपयोग कहां करते हैं, तो लिखना दोस्तों जो थायराइड जो कैंसर है इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? थायराइड के लिए आयोडीन 131 का। और दोस्तों कोबाल्ट 60 लिखिएगा, जो कैंसर होता है रक्त कैंसर, इसके लिए करते हैं कोबाल्ट 60 का उपयोग। तो चारों की चारों ही महत्वपूर्ण है। देखिए आयोडीन 131 इसका उपयोग दोस्तों ध्यान रखिएगा थायराइड के लिए, गले में दोस्तों जो है उसके लिए। यूरेनियम 235 इसका उपयोग चट्टानों के लिए। तीसरा दोस्तों कोबाल्ट 60 इसका उपयोग रक्त कैंसर के लिए। और कार्बन 14 ये ध्यान रखना जीवाश्मों की आयु को पता करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अम्ल राज में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी दोस्तों एक नंबर का क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो 7 फेरों की सीरीज होगी ना, ये पेपर की कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त है। आप तो सुनते जाओ, अम्ल राज में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो देखिए अगर पूछे आपसे अम्ल राज, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। क्या? एक्वारेजिया। तो आप सवाल ऐसे ही लिखो, अम्ल राज को यहां से हटाओ और लिखो एक्वारेजिया। पेपर में जो सवाल आता है ना वो सीधा पूछता है एक्वारेजिया में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। 2 अम्ल होते हैं। कौन कौन से दोस्तों अम्ल हैं? तो पहला अम्ल लिखिएगा वो है HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और अगला क्वेश्चन पूछे आपसे दूसरा कौन सा अम्ल है, वो है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल। कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। तो अगर आपसे पूछे
कि जो एक्वा रेजिया है वो किन दो अम्लों से मिलकर बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दोस्तों नाइट्रिक अम्ल। पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि इन दोनों का अनुपात कितना होता है। तुम्हें याद करवा रहा हूं, जिंदगी में नहीं भूलने वाले। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि 1:3 है गुरुजी, 3:1 है। भाई साहब समझ ही नहीं आता कि रसगुल्ला खाऊं या गुलाब जामुन खाऊं। शादी में बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों कि रसगुल्ला खाऊं या गुलाब जामुन खाऊं, बड़ी समस्या है। अब देखो कैसे समस्या का हल निकलेगा। ये देखो कितने दोस्तों इसमें 1, 2 और 3 कितने हैं, 1, 2 और 3 कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, 1, 2 और 3। तो इसका कितना अनुपात है, 3:1 है। और दोस्तों इसका कितना अनुपात है, इसका अनुपात है 1। क्या है, 1 है। तो ध्यान रखिएगा 1, 2, 3:1 जो है इसमें मिलाते हैं तो बनता है एक्वा रेजिया। आप कहोगे काम क्या करते हैं, तुम्हारी गली में दोस्तों आते हैं ना, सोना साफ करवा लो। वो सोना है ना, साफ किससे करते हैं, इसी में डाल के करते हैं। तो लिख लो सोना जैसी दोस्तों धातु जो है इन्हें भी गला सकता है कौन, ये एक्वा रेजिया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। लेकिन यहीं पर एक सवाल और लिखोगे तुम, और वो है एसिड रेन। क्या एसिड रेन या फिर दोस्तों अम्लीय वर्षा, क्या अम्लीय वर्षा। और मैंने आपसे कहा था कि जो एसिड रेन है वो कौन से दो अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल और दोस्तों नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों के मिलने से कौन सी बारिश होती है, एसिड रेन होती है। और इसे इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। क्या इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं। इसकी जो पीएच मान है 5.4, कितनी है, इसका पीएच मान होता है 5.4। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी, ए और बी अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। पहला ऑप्शन है एमिनो अम्लों का बहुलक है, दूसरा ऑप्शन आइसोप्रीन का बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है और दोस्तों एथिलीन का बहुलक है। तो ध्यान रखना एमिनो अम्लों का बहुलक है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन जो है ये दोस्तों एमिनो अम्लों का बहुलक है। अगला क्वेश्चन आइसोप्रीन, ये लिखना प्राकृतिक रबर दोस्तों, क्या प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड, इसका बहुलक का नाम लिखना डीएनए। क्या दोस्तों, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड का। और एथिलीन लिखना दोस्तों पॉलीथीन, किसका, पॉलीथीन जो है वो एथिलीन का बहुलक है। तो पहला क्वेश्चन आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर। क्या प्राकृतिक रबर, एमिनो अम्ल का बहुलक प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक डीएनए है, एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन है। अगर तुमसे पूछ ले कालिया, अगर तुमसे ये पूछ ले कि दोस्तों रबर के वल्कनीकरण में, क्या रबर के वल्कनीकरण में किसका उपयोग होता है, गोली की तरह छाप के बताओ रबर के वल्कनीकरण में किसका उपयोग होता है मेरे गोलगप्पे, फटाफट गोली की तरह छाप दो। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहले तो पिछले वाले सवाल का आंसर दो तुम। अगर पूछे रबर के वल्कनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा रबर के वल्कनीकरण में दोस्तों सल्फर का उपयोग करते हैं। किसका, सल्फर। सल्फर को ही लिखना गंधक कहा जाता है। क्या गंधक। और इसका दोस्तों जो संकेत है वो होता है एस। तो अगर आपसे पूछे रबर के वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग करते हैं, गंधक का उपयोग करते हैं, या दोस्तों जो एस है इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता था। इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई। तो अगर आपसे पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
शादी कर रहे हो दोस्तों, पैसा वैसा भी तो चाहिएगा, वरना पैसा के दोस्तों कैसे भंडारा करोगे। तो आ जाओ, पैसा कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। कौन सी समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति। क्या? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर होती है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहां है? कोलकाता में। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन, इसका जो लोगो है उसमें दोस्तों किसका वृक्ष है? ताड़ का वृक्ष है। इंग्लिश में कहूं तो पाम ट्री है। और साथ में दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर। कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे, तो छापिएगा ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ पहले दोस्तों गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो छापिए पहले भारतीय गवर्नर हैं सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख जो है वो दोस्तों भारत के पहले भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अगर आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो लिख लेना राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। और यही तो दोस्तों गड़बड़ है कि इसका राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नहीं, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था, वर्तमान मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर दोस्तों की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? चारों ऑप्शन बढ़िया है, देखना। पहला ऑप्शन है विजय भटकर। दोस्तों ये भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक। क्या? भारत में सुपर कंप्यूटर इसके जनक कौन है? विजय भटकर है। और अगर पूछे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, कौन सा है? परम 8000। और सीडेक संस्था कहां स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए कि जो संस्था है सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, ये संस्था भारत में कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। क्या? अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो ध्यान रखिएगा विक्रम साराभाई। होमी जहांगीर बाबा, ये दोस्तों जो परमाणु आपके विज्ञान है इससे संबंधित है होमी जहांगीर बाबा। और शकुंतला देवी दोस्तों ये आपके मानव कंप्यूटर के नाम से कौन फेमस है? तो ध्यान रखना शकुंतला देवी जो है वो फेमस है। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 है विजय भटकर। तुम मुझे बताओ कि जो सीडेक संस्था है सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, ये संस्था कहां स्थित है? पुणे के अंदर स्थित है। कहां है? पुणे के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। जिनका भी एग्जाम है, लेखपाल का, पंचायत तुम्हारे अलग से लिखा हुआ है दोस्तों सिलेबस के अंदर है। 73वें संविधान संशोधन के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। पहला क्वेश्चन, इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, यह 24 अप्रैल 1992 से लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। और चौथा क्वेश्चन है, इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहला क्वेश्चन देखिएगा 73 में, मैंने पहले भी कहा था 2-4 फूफा जी तो क्लास में आएंगे ना। और भाई राजूरी टीम इन फूफा जियों को तुरंत इन फूफा जियों को बाहर कर दो। फूफा जिन की जरूरत कौन ही है ना, कोई जरूरत नहीं है फूफा जियों की। तुम आराम से घर बैठो अपने, है ना, तुम आराम से घर बैठो, रसगुल्ला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ठीक है, मिठाई का जो डब्बा है ना तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, आराम से मिठाई का डिब्बा खा लेना।
इतने पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो ना। 73वां संविधान संशोधन, देखिए पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष का है? 1992। कब का दोस्तों? 1992 का। लेकिन अगर पूछे लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से दोस्तों लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस है? पंचायती राज दिवस। कौन सा है? पंचायती राज दिवस जो है कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। लेकिन ध्यान रखना, अगर पूछे 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष का है? 1992 का। लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस है? पंचायती राज दिवस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9। कौन सा भाग है? भाग 9। और अगर पूछे अनुच्छेद कौन सा है? 243 से 243 ओ। कौन सा है? 243 से 243 ओ अनुच्छेद भाग 9 के अंदर है। अगर पूछे कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया, तो अनुसूची नंबर 11 को जोड़ा गया। अगर पूछे इस अनुसूची में कितने विषय थे, तो ध्यान रखिएगा इस अनुसूची के अंदर 29 विषय थे। कितने थे? 29 विषय थे। और इस संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे ये पूछ ले कि भाई जो ग्राम पंचायत है, क्या जो ग्राम पंचायत है इससे संबंधित है, इसके गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में। और ये दोस्तों डीपीएसपी है। क्या डीपीएसपी है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन है। सवाल पढ़ो, इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह 24 अप्रैल 1992 से लागू हुआ, नहीं 24 अप्रैल 1993 से। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में दोस्तों आदर्श कल्याणकारी राज्य, अगर आपसे पूछे कि कल्याणकारी राज्य, इंग्लिश में दोस्तों वेलफेयर स्टेट, क्या वेलफेयर स्टेट, ये दोस्तों संविधान के किस भाग से संबंधित है? अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, क्या पब्लिक वेलफेयर स्टेट, ये संविधान के किस भाग से संबंधित है? पहला ऑप्शन दोस्तों मौलिक कर्तव्य। किससे? मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 2 लिखिएगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों फंडामेंटल राइट। तीसरा ऑप्शन है डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी। और चौथा ऑप्शन लिख दीजिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन लिख लीजिए प्रस्तावना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, ये संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 4 लिख लो, भाग 4। और भाग 4 में कौन है? डीपीएसपी। कौन है? डीपीएसपी है। और अनुच्छेद 38, ये भी ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है ये भारत में आप सभी जानते हो, बलवंत राय मेहता समिति, इसकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान से स्टार्ट होती है। इस क्वेश्चन को आप जानते हो कि भाई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को और नागौर राजस्थान से स्टार्ट होता है। भाग 4 ध्यान रखना, डीपीएसपी लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है।
विधान परिषद और राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी विधान परिषद और विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद राज्यपाल और विधान विधान परिषद राज्यपाल और विधानसभा। यहां पर लिख लो ये विधानसभा है क्या, विधानसभा राज्यपाल और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व हो, लोकसभा राष्ट्रपति और राज्यसभा। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका, केंद्र की जो विधायिका है, जो संसद है, इस संसद में तो आप जानते हो आर्टिकल नंबर 79 में लिखा है लोकसभा, राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट है, तीनों की तीनों शामिल होते हैं संसद के अंदर, आर्टिकल नंबर 79। अगर आपसे पूछे कि राज्यों की जो विधायिका है, राज्यों का जो विधान मंडल है, क्या है, जो लेजिस्लेचर है, इसमें आर्टिकल नंबर 168 में लिखा हुआ है कि इसमें राज्यपाल होगा, इसमें विधानसभा होगी, और अगर कहीं पर विधान परिषद है, लेजिस्लेचर काउंसिल है, तो उसे भी शामिल किया जाएगा। फिर सुन लो मेरी बात को, अगर पूछे आपसे संसद, आर्टिकल नंबर 79 आप सब जानते हो। अगला क्वेश्चन राज्य विधान मंडल, ये आर्टिकल नंबर 168 है। अगर मैं आपसे पूछ लो कि राज्यपाल, विधानसभा, ये तो हर राज्य के अंदर है, लेकिन अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो भी उसे राज्य विधान मंडल में शामिल किया जाएगा। और अगर पूछूं मैं कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो राज्य कितने हैं? ऐसे राज्य 6। कितने? ऐसे राज्य 6 हैं। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहां पर ये मत कर देना ये राज्यपाल नहीं है क्या, इसमें राज्यपाल नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। यहां विधानसभा नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है, और ये राज्य का नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। अगर आपसे पूछे कि वो 6 राज्य कौन से हैं जहां पर द्विसदनी विधान मंडल है, कहां? जहां पर द्विसदनी विधान मंडल है, मतलब कि राज्य की विधायिका के 2 अंग हैं, तो वो है तू भी मजा कर, क्या? तू भी मजा कर, नागिन डांस कर। कौन सा डांस कर? नागिन है। टी का मतलब हुआ तेलंगाना, क्या? टी का मतलब हुआ तेलंगाना, यू का मतलब हुआ उत्तर प्रदेश, BHI का मतलब है बिहार, क्या? बिहार। एम का मतलब है महाराष्ट्र, क्या है? महाराष्ट्र। ए का मतलब है आंध्र प्रदेश, क्या है? आंध्र प्रदेश। और KR का मतलब है कर्नाटक, क्या है? कर्नाटक। तो ये 6 राज्य हैं जहां पर विधानसभा भी है, जहां पर विधान मंडल है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश ध्यान रखना, इसमें चुनावों की घोषणा हुई है 10 मार्च। कब से? 10 मार्च से। कहां पर चुनाव है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश में विधान जो परिषद है, विधानसभा में कितनी सीट है? 403। और उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है, इसमें सीट कितनी है? इसमें सीट है 100। ध्यान रखिएगा। अभी चुनाव की घोषणा हुई है 10 मार्च को। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। अच्छा क्वेश्चन है। कुछ दिनों पहले बिहार में हुए हैं 243 सीट पर, और 75 विधान परिषद की सीट है। ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप सवाल मत देखो, इसके नीचे के जो चारों ऑप्शन है ना, इन पर गौर करो। पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, इसके द्वारा लिखना। इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, पहला क्वेश्चन और इनके द्वारा लाल कुर्ती दल की स्थापना की गई। कौन सा दल है? लाल कुर्ती दल। और इन्हें ही खुदाई खिदमतगार कहते हैं, क्या? खुदाई खिदमतगार, इन्हें ही कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन
खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी कहलाते हैं दोस्तों। इन्हें लाल कुर्ती दल की स्थापना की, इन्हें ही खुदाई खिदमतगार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किसकी स्थापना की है? फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इस संस्था की स्थापना की। किसने की है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की। चित्तरंजन दास, इन्होंने लिखना 1923 में। क्या? चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। किसकी की? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। और लाला हरदयाल, इनके द्वारा दोस्तों लिखना, इनके द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को कहां स्थित है? अमेरिका में। कौन सी पार्टी है? गदर पार्टी। कौन सी है? गदर पार्टी। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, लाल कुर्ती दल, खुदाई खिदमतगार, चारों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, चित्तरंजन दास 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन तो पूछा गया था, लेकिन अब दोबारा यह क्वेश्चन करंट में दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। सेला सुरंग अब देखिए कहां स्थित है। सेला सुरंग जो है दोस्तों, यह स्थित कहां पर है? अरे हां, 10 फरवरी मान लो यार, 10 फरवरी है ना। सेला सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है? तो सेला सुरंग जो है ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां है? अरुणाचल प्रदेश है। अरे 10 फरवरी मान लो, ठीक है, चुनाव 10 फरवरी से है ना। क्या है बात करते हो यार। सेला सुरंग दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे सेला सुरंग किस शहर को जोड़ेगा? तवांग शहर को जोड़ेगा। और ये तवांग शहर कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसी अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अगर आपसे पूछे बोमडिला दर्रा ये कहां स्थित है, तो भी लिख देना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछे दोस्तों दीफू दर्रा ये कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कौन सी फेमस सुरंग है? अटल सुरंग। कौन सी है? अटल सुरंग। कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और कौन से रोड पर है? लेह मनाली का जो रोड है इसके ऊपर स्थित है दोस्तों। कौन सी? अटल सुरंग। पहले इसका नाम था रोहतांग सुरंग। क्या नाम था? रोहतांग सुरंग। इसकी जो लंबाई है लगभग दोस्तों लगभग 9 किलोमीटर के आसपास जो है वो इसकी लंबाई है। अटल सुरंग। तो पहला क्वेश्चन अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन लेह मनाली रोड पर। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों रोहतांग जो सुरंग है इसके स्थान पर अटल सुरंग। और अगला क्वेश्चन सेला सुरंग जो है वो लिख लेना दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कहां? अरुणाचल प्रदेश है। अमृत क्रांति का संबंध है तो ध्यान रखिएगा, अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना। और यहीं पर लिख लो अमृत महोत्सव। ये दोनों सवाल अलग अलग हैं। अमृत महोत्सव आजादी की कौन सी वर्षगांठ है? 75वीं दोस्तों वर्षगांठ है अमृत महोत्सव। और नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति। झींगा उत्पादन दोस्तों गुलाबी क्रांति। कौन सी? गुलाबी। उर्वरक उत्पादन ये लिखना दोस्तों भूरी क्रांति। कौन सी है? भूरी क्रांति। और दुग्ध उत्पादन ये लिखिएगा श्वेत क्रांति है। और मैंने आपको ये भी कहा था करने वाले कौन थे? वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति करने वाले। आप बताइए बादामी क्रांति का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बादामी क्रांति और सुनहरी क्रांति इन दोनों का संबंध किससे है? गोली की
की तरह कमेंट बॉक्स में छाप दो। बादामी क्रांति और सुनहरी क्रांति। असंगत को पहचानिए। पहला ऑप्शन है आसियान 10 मेंबर है, सार्क में 8 मेंबर है, यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर है, क्वेड में दोस्तों 4 मेंबर है। आपको बताना है असंगत कौन सा है, गलत कौन सा है। तो आसियान में गुरुजी 10 मेंबर, बिल्कुल ठीक बात है। और आसियान का मुख्यालय कहां है? जकार्ता के अंदर है। जकार्ता कहां स्थित है? इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। और आसियान का 2021 की बैठक ब्रुनेई के अंदर दोस्तों इसकी अध्यक्षता की गई। पहला क्वेश्चन। सार्क में कितने मेंबर? 8 मेंबर। अगर पूछे आपसे तीसरा, यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर? 28 है। 28 नहीं है, कितने हैं? 27। कितने? 27 है। कौन अलग हो गया? ब्रिटेन अलग हो गया। और इसे अलग होने को क्या कहा गया? ब्रेक्जिट दोस्तों कहा गया। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है इसका मुख्यालय। और क्वेड में कौन कौन से 4 देश हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो लिखना भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगर सवाल पूछे कि मालाबार एक्सरसाइज किन 4 देशों के बीच में होती है, तो ध्यान रखिएगा मालाबार एक्सरसाइज इन 4 देशों के बीच में होती है। फिर सुनना, आसियान में 10 मेंबर है, सार्क में दोस्तों 8 मेंबर है, यूरोपियन यूनियन में ध्यान रखिएगा 27 मेंबर है, क्वेड के अंदर दोस्तों 4 मेंबर है। और अगर आपसे पूछे संघाई सहयोग संगठन, इसमें वर्तमान में 9 मेंबर है। कितने हैं? 9 मेंबर है इसमें वर्तमान में। सारे सवाल बड़े अच्छे थे, एक सवाल के अंदर सभी को दोस्तों लपेट लिया गया। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन यूनियन जो है ये इसका दोस्तों सही आंसर है। निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है। बड़ा प्यारा सवाल दोस्तों। अगर आपसे पूछे इन 4 जीवाणुओं में से सहजीवी कौन सा जीवाणु है, आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, सैलमोनेला टाइफी जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु। अगर आपसे पूछे कि भाई लैक्टोबैसिलस जीवाणु, याद करो दोस्तों दूध से दही, कौन सा जीवाणु? वो ध्यान रखिएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। सैलोमन टाइफी, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? तो ध्यान रखिएगा सैलोमोनेला टाइफी से होता है। और टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट है? विडोल टेस्ट। कौन सा है? विडोल टेस्ट। अगला क्वेश्चन, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी दोस्तों किस जीवाणु से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। राइजोबियम आपने खूब सुना होगा, दाल की दोस्तों जो गांठ होती है ना, उन गांठों में कौन सा जीवाणु मिलता है? राइजोबियम। बड़ा अच्छा सवाल है, नोट करना। राइजोबियम जो जीवाणु है, अगर आपसे पूछे ये कहां मिलता है? दाल की जो गांठ है दोस्तों इनमें मिलता है। और इन दोनों को कहते हैं सहजीवी। क्या बोलते हैं? सहजीवी। और इसे ही कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। ऐसा रिलेशन है जिसमें दोनों का होना जरूरी है, अनिवार्य है। ये इसके बिना कुछ नहीं है और ये इसके बिना कुछ नहीं है। इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन है। जैसे 7 फेरों में तुम्हारा जो पहला फेरा है वो सिम्बायोटिक रिलेशन है। आज से आप उसके बिना कुछ नहीं हो और वो आपके बिना कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं सहजीवन। क्या? सहजीवन दोस्तों। और लिख लो राइजोबियम जो जीवाणु है ये करता है दोस्तों सहजीवन। ऐसा ही एग्जाम्पल आपने पढ़ा लाइकेन। अरे याद करो लाइकेन, कवक और शैवाल के बीच का पहला पहला प्यार। अरे ये पहला प्यार ही तो क्या है? सहजीवन है। क्या है? सहजीवन, सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो राइजोबियम जीवाणु, एक आपको ध्यान रखना है कि राइजोबियम जो जीवाणु है इसका काम क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये जरूर ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये किसका काम है? राइजोबियम जीवाणु का काम है। और लाइकेन दोस्तों वायु प्रदूषण जो है इसको चेक करने में किसका उपयोग होता है? लाइकेन का उपयोग होता है।
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? अगर आपसे पूछे, अभी चर्चा में रहने वाला है दोस्तों, अरे AFSPA नाम सुना है आपने इसका? आसपा दोस्तों, याद करो, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अभी चर्चा में था नागालैंड के अंदर का, नागालैंड। और मैंने आपसे कहा था इसका जो अधिनियम है 1958 का अधिनियम है, और इसके द्वारा किसकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है? सेना की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। कितने महीने के लिए किसी दोस्तों राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करते हैं? 6 महीने के लिए। कितना? 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित होता है। किसकी शक्ति बढ़ती है? सेना की शक्ति बढ़ती है। अधिनियम कौन सा है? 1958 का अधिनियम है। तो अगर आपसे पूछे ये अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1958 से संबंधित है। अभी चर्चा में रहा, सेना को दोस्तों शक के आधार पर गोली मारने का अधिकार है, सेना को तलाशी लेने का अधिकार है। सेना की शक्तियां किसमें बढ़ती हैं? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2005 अगर पूछे आपसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम कब का है? 2005 का। अगर पूछे नरेगा अधिनियम कब का है? 2005। कब का है? 2005 का। और अगर पूछे नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ये अधिनियम किसका है? तो ये भी लिखिएगा 2005 का अधिनियम। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये अधिनियम 2005 का, नरेगा अधिनियम 2005 का, और दोस्तों NDRF एक्ट जो है ये भी 2005 का। 1993 का कौन सा अधिनियम है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। 1993 के अधिनियम से किस संस्थान की स्थापना की गई है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस स्थान पर सबसे ऊंची सड़क बनाई गई? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है? उत्तराखंड। और अगर आपसे पूछे काला पानी और लिपुलेख ये स्थान किन दो देशों के बीच में विवादित थे? भारत और नेपाल। किसके बीच में? भारत और नेपाल। अगला क्वेश्चन, तूजू दर्रा ये लिखना मणिपुर। कहां है? मणिपुर में स्थित है तूजू दर्रा। उमलिंग ला दर्रा ये स्थित है लद्दाख। कहां है? लद्दाख के अंदर। और बोमडिला दर्रा ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि भारत की विश्व की सबसे ऊंची सड़क दोस्तों कहां है? उमलिंग ला दर्रा लद्दाख के अंदर सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, उमलिंग ला दर्रा लद्दाख सबसे ऊंची सड़क है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। 1993 दोस्तों ये अधिनियम है मानवाधिकार अधिनियम। याद करो, ह्यूमन राइट एक्ट 1993, और इसी के आधार पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC जिसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो अगर पूछे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसकी जो स्थापना है वो कौन से अधिनियम से होती है? 1993 के अधिनियम से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस केस के अंदर प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया? देखो जो केस है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण केस है, केशवानंद भारती केस। कौन सा है? केशवानंद भारती केस है। अगर आपसे पूछे ये केस कब का है? 24 अप्रैल 1973। कब का है? 24 अप्रैल 1973। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि केशवानंद भारती केस में कितने जजों की बेंच बैठी थी? 13 जजों की बेंच बैठी थी। और मैंने आपसे कहा था सर भूख लग रही है, अरे जाओ ना आराम से, बुफे लगा हुआ है, खाओ आराम से और जाओ, है ना। इसकी ना तो PDF मिलेगी, और फिर मैं कह रहा हूं आपसे जिसको लेना है आराम से लो, वरना दोस्तों कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर पूछे केशवानंद जो भारती केस है 24 अप्रैल 1973, 13 जजों की बेंच इसमें बैठती है, और ये भारत की सबसे बड़ी बेंच, क्या भारत की सबसे बड़ी जो बेंच है अभी तक वो है केशवानंद भारती केस है। और इस
केस में पहली बात कहा गई कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, संविधान का मूल ढांचा, ये सिद्धांत किस दोस्तों केस में आया, तो ध्यान रखिएगा केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रस्तावना संविधान का अंग है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में सबसे अधिक बेंच केशवानंद भारती केस। ध्यान रखिएगा विशाखा केस मैंने आपको बताया था कि कार्यस्थल पर यौन शोषण को रोकना, इसका संबंध किससे है, विशाखा गाइडलाइन से। यौन शोषण को रोकना कहां पर दोस्तों, कार्यस्थल के ऊपर। तो क्वेश्चन का आंसर है केशवानंद। किस केस में मना किया, बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि को कहते हैं, इसे हिंदी में लिख लो जैविक घड़ी। क्या जैविक घड़ी, वैसे तो आप सभी जानते हो कि जो पीनियल ग्रंथि है इसे क्या बोलते हैं, मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर पूछे मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। अगर पूछे दोस्तों आपातकालीन हार्मोन, या मैं लिख दूं दोस्तों करो या मरो, या दोस्तों अगला लिख दूं मैं आपसे लड़ो या भागो, लड़ो या भागो, ये सब हार्मोन किस ग्रंथि से आते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। और दोस्तों मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर जो ग्लैंड है ये कौन सी ग्रंथि कहलाती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो सवाल का आंसर होगा पीनियल ग्रंथि, इसे बोलते हैं मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक, मानव की दोस्तों जैविक घड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुव की स्थिति क्या है, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात, दिन और रात की अवधि बराबर और उपयुक्त समय। मैंने पूछा है विषुव, इंग्लिश में लिखना दोस्तों इक्विनॉक्स। क्या इक्विनॉक्स। तो अगर आपसे पूछे विषुव की स्थिति क्या होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना इस सवाल को आप सभी, अगर मैं पूछूं आपसे एक दिन है भारत के अंदर, वो है 22 दिसंबर। कौन सा, 22 दिसंबर। एक लिखिएगा 21 जून, कौन सा है 21 जून। एक लिखिए दोस्तों 21 मार्च, कौन सा है 21 मार्च। और एक लिखिएगा 23 सितंबर, कौन सा 23 सितंबर। अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे कि 22 दिसंबर को क्या होता है, दोस्तों लिख लो सबसे बड़ी रात जो है, क्या सबसे बड़ी जो रात है वो कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो लिखिएगा दोस्तों 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन। और दिन और रात की जो अवधि है ये बराबर कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। तो विषुव की जो स्थिति है वो कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। और इस अवधि में दिन और रात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं। तो विषुव की जो स्थिति है नोट कर लेना 21 मार्च और 23 सितंबर को। और दोस्तों दिन और रात दोनों जो अवधि है वो इसमें बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण दिवस है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, हर 7 फेरे में कोई ना कोई एक टॉपिक जो है वो मैं आपको कराऊंगा। जैसे इस बार महत्वपूर्ण दिवस मैं आपको लिखा रहा हूं क्योंकि ये जो है ना, मैंने 1 जनवरी वाली जो क्लास थी ना उसमें इन्हें छोड़ दिया था। 1 जनवरी वाली जो क्लास थी ना उसमें ये रह गए थे, तो मैं यहां पर इन्हें आपको लिखवा रहा हूं। देखिए सर मोटिवेशन, बादामी क्रांति, अरे लिख लो बादामी जो क्रांति है ना, ये मैंने बताया नहीं क्या, बादामी क्रांति मसाला, क्या मसाला संबंधित है बादामी क्रांति। सुनहरी क्रांति दोस्तों ये हॉर्टिकल्चर है, क्या है हॉर्टिकल्चर जो है ये सुनहरी क्रांति है। या फिर जो फल है, क्या जो फल सब्जी है इनसे संबंधित है सुनहरी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध मसाला। और दोस्तों जो रजत क्रांति है इसका संबंध है अंडा, किससे, अंडे से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध लिखना आलू, किससे, आलू से है दोस्तों। और लाल क्रांति जो है इसका संबंध है टमाटर और मांस, किससे, टमाटर मांस से संबंधित है लाल क्रांति। तो ये सब की सब ध्यान रखिएगा।
बादामी, सुनहरी, रजत, गोल और लाल सारी दोस्तों महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब देखिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस है? प्रवासी भारतीय दिवस है। 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 अगर आपसे पूछे दोस्तों, महात्मा गांधी जी वापस भारत आए थे, इसीलिए बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस है। और 2021 में इसकी जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। किसमें? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये दोस्तों इसकी थीम थी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं और मैंने आपसे कहा था कि 1975 में पहला जो हिंदी सम्मेलन है नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों, इसका आयोजन किया गया। 23 जनवरी को क्या बनाते हैं? 23 जनवरी को लिखिएगा पराक्रम दिवस बनाते हैं। और दोस्तों क्यों बनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जो है इनका दोस्तों जन्म दिवस है, इसीलिए सन 2021 में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस बनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। और याद करो 2 फरवरी 1971 को कौन सा सम्मेलन है? रामसर सम्मेलन है। और मैंने कहा था वेटलैंड से संबंधित है, ईरान में हुआ था। 47 वर्तमान में, क्या वर्तमान में 47 साइट हैं। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि 2021 में जो इसकी थीम है वो है वेटलैंड एंड वाटर। क्या दोस्तों? आर्द्र भूमि और जल, ये 2021 की थीम है। 2 फरवरी को राष्ट्रीय, 2 फरवरी को हो गया दोस्तों, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 13 फरवरी जो है, क्या 13 फरवरी को दोस्तों कौन सा दिवस है? तो 13 फरवरी को लिखिएगा, 13 फरवरी को है राष्ट्रीय महिला दिवस। कब है? 13 फरवरी। और क्यों है? क्योंकि इसी दिन दोस्तों किसका जन्म दिवस है? सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस है। अगला क्वेश्चन है 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये दोस्तों 21 फरवरी। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को ध्यान रखिए विश्व उपभोक्ता दिवस है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, वो लिखना दोस्तों 24 दिसंबर। क्या 24 दिसंबर है विश्व उपभोक्ता दिवस? ये 15 दोस्तों मार्च है। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस है। 22 मार्च विश्व जल दिवस है। और 2021 में इसकी थीम लिखना वेलविंग वाटर जो है, क्या वेलविंग जो वाटर है, ये दोस्तों 2021 की थीम थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना होती है? WHO की स्थापना होती है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संबंधित 73वां संविधान संशोधन जो है वो दोस्तों लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल। 1 मई को लिखना विश्व श्रमिक दिवस है। कौन सा है? 1 मई को है विश्व श्रमिक दिवस है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस है। और रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई? कमेंट बॉक्स में छाप दो। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। क्यों बनाते हैं? 1998 में दोस्तों परमाणु परीक्षण हुआ था। क्या परमाणु परीक्षण हुआ था? और इसी परमाणु परीक्षण के बाद में 11 मई को क्या बनाया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाया। 22 मई को सर 14 फरवरी रह गया, अरे छोड़ो ना। 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को बनाते हैं। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस है। और 26 नवंबर को लिखिएगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। क्या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ये 26 नवंबर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून 1972 में
में ध्यान रखिएगा किसकी स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और केन्या नैरोबी में दोस्तों लिखिएगा इसका मुख्यालय स्थित है। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 17 जून को लिखिएगा कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेड क्रॉस की जो स्थापना है वो हेनरी ड्यूनेंट ने की। क्या हेनरी ड्यूनेंट ने की, और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार इन्हें ही मिला था, हेनरी ड्यूनेंट। किसको? हेनरी ड्यूनेंट को शांति का पहला नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस की स्थापना के लिए। अगला क्वेश्चन है 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2015 में पहली बार दोस्तों इसे मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 29 जून को सांख्यिकी दिवस है। महालनोबिस सेकंड पंचवर्षीय योजना जिसका मॉडल था वो था महालनोबिस मॉडल। इनके जन्म दिवस पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई 1987 को जनसंख्या जो है कितनी हुई थी? 5 अरब। इसीलिए दोस्तों 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। 1999 किसको धोया था? पाकिस्तान नल्ला को पटक के धोया। क्या पटक के धोया दोस्तों? 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। 29 जुलाई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ध्यान रखिएगा। 6 अगस्त को हिरोशिमा जापान में दोस्तों क्या हुआ था? परमाणु बम गिराया गया 1945 के अंदर। किसके द्वारा? अमेरिका। 7 अगस्त को लिखिएगा भाला फेंक दिवस। क्या भाला फेंक दिवस? नीरज चोपड़ा जो है दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 9 अगस्त को लिखिएगा विश्व आदिवासी दिवस है, और 9 अगस्त को ही दोस्तों जापान के नागासाकी पर 1945 में परमाणु बम गिराए गए। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस है। दोनों की दोनों कब है? 12 अगस्त को बनाए जाते हैं। 14 अगस्त को लिखना विभाजन विभीषिका दिवस। कौन सा है? विभाजन विभीषिका दिवस। ये कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को दोस्तों मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, और आप सभी जानते हो ध्यान ऐसा खेल खेल गया सबके ध्यान में ध्यान रह गया, मेजर ध्यानचंद। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति, इनके जन्म दिवस पर बनाते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता, ध्यान रखिएगा विश्व साक्षरता कब है? 8 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 15 सितंबर को लोकतंत्र है, और साथ में दोस्तों लिखिएगा इंजीनियर डे। कौन सा? जुगाड़ू नहीं है, इंजीनियर जो डे है ये बनाते 15 सितंबर। और 16 सितंबर को लिखिएगा ओजोन संरक्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 16 सितंबर 1987 को एक दोस्तों लिखना एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था? और इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के अंदर हुआ जिसका संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। किससे? ओजोन परत के संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस है। 29 को दोस्तों हृदय दिवस। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। आप जानते हो दोस्तों बापूजी का बर्थडे। 8 अक्टूबर को एयर फोर्स है। अगला क्वेश्चन 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बालिका। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका। याद करो 24 जनवरी को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय बालिका। और दोस्तों 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका। 15 अक्टूबर को ध्यान रखिएगा छात्र दिवस, नवाचार दिवस। और दोस्तों भारत के महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है
है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर 1945 को FAO इस संस्था की स्थापना होती है, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस है। 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना होती है? संयुक्त राष्ट्र की, इसीलिए 24 अक्टूबर को बनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस है। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को दोस्तों लिखना मधुमेह, क्या मधुमेह डायबिटीज जो डे है ये 14 नवंबर को बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। 19 को विश्व शौचालय दिवस है। और भाई साहब पुरुष दिवस कब है? भाई साहब जिस दिन लोटा दिवस है, क्या जिस दिन लोटा दिवस है उसी दिन दोस्तों पुरुष दिवस है। कौन सा है? पुरुष दिवस। गजब बेइज्जती है भाई साहब। 26 नवंबर को संविधान दिवस है। 26 को दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरह बनकर दोस्तों तैयार हो गया। 1 दिसंबर को ध्यान रखिएगा एड्स डे है। 4 दिसंबर को दोस्तों नौसेना दिवस है। 15 जनवरी को लिखना ये थल सेना दिवस है। 15 जनवरी को। अगर पूछे 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, सोइल हेल्थ डे। 10 दिसंबर को लिखना मानवाधिकार घोषणा पत्र, क्या मानवाधिकार घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया था, इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस है। अगला दोस्तों 16 दिसंबर जो है, 16 दिसंबर को लिखिएगा विजय दिवस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि विजय दिवस कब है, 16 दिसंबर को है विजय दिवस। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस है। कौन सा सन है? 1961। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन विजय, क्या ऑपरेशन विजय। इसके द्वारा गोवा से किसको बाहर निकाला गया? पुर्तगालियों को बाहर निकाला गया। और वो दिन कौन सा है? 19 दिसंबर 1961 का। अगला क्वेश्चन देखिए 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह दोस्तों अन्नदाता दिवस, किसान दिवस जो है चौधरी चरण सिंह 23 दिसंबर। अगला क्वेश्चन 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 15 मार्च दोस्तों ये विश्व उपभोक्ता दिवस, क्या विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी का ग्वालियर में दोस्तों जन्म हुआ। 25 दिसंबर ध्यान रखिएगा सुशासन दिवस है। अब बताओ ये सारे के सारे जो दिवस थे वो मैंने आपको लिखा दिए हैं। आप इन्हें बार बार देखोगे अपने आप आपको याद होंगे। देखिए मुझे पता है जो अभी महत्वपूर्ण बात तो अब आने वाली है ना। देखिए भंडारा 7 फेरे 7 वचन। आप कहोगे कि इसका मतलब क्या है? अब देखना 7 फेरे, 7 फेरों का मतलब है, अरे गौर से सुन लो, केवल तुम्हारे लिए कर रहा हूं ये समझ लो, केवल तुम्हारे लिए कर रहा हूं। घोषणा नहीं है ये मेहनत है ना। इसे घोषणा नहीं कहते, ठीक है, इसे कहते हैं मेहनत। घोषणा नहीं कहते, इसको मेहनत कहते हैं ना। घोषणा करने नहीं आया। 7 फेरे मतलब 7 क्लास, क्या 7 फेरे मतलब 7 क्लास। मतलब दोस्तों जो हर शनिवार को होने वाली है, क्या जो हर शनिवार को होने वाली है। 7 फेरे मतलब 7 क्लास और ये दोस्तों हैं 7 फेरे। लेकिन दोस्तों 7 वचन, फेरे तो मैं तुम्हारे करा दूंगा 7। आज मैंने पहला फेरा तो तुमको बता ही दिया, अब मैं 7 फेरे तुमको करा दूंगा। पर दोस्तों 7 वचन तुम्हें भी देने पड़ेंगे। बताओ कौन कौन तैयार है? तुम्हें देने पड़ेंगे 7 वचन, क्या 7 वचन जो हैं वो तुम्हें भी देने पड़ेंगे। अब बताओ कौन कौन तैयार है इन 7 वचनों के लिए? पहले तुम हाँ करो, पहले तुम हाँ करो, बाद में बात करेंगे ना। हाँ नौटंकी मत करो, फेरे वेरे लेके नहीं, भंडारा भंडारा। अब आया दोस्तों मेन चीज। तो 7 फेरे तो मैं करा दूंगा, पहले फेरे के बाद में बोल रहा हूं मैं कि 7 फेरे तो हो गए, 7 फेरों के बाद में 7 वचन
कौन कौन देने के लिए तैयार है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। 7 वचन का मतलब है इन 7 फेरों पर 7 टेस्ट। लिख लो, इन 7 फेरों पर 7 टेस्ट जो है ये होंगे दोस्तों 7 वचन। मैंने पहला फेरा अभी करवाया, मतलब आज करवाया, इसका जो टेस्ट है वो अगले बुधवार को होगा। तो ध्यान रखना, 7 वचन का मतलब क्या है? जो टेस्ट है वो होगा दोस्तों बुधवार। क्या होगा? टेस्ट जो होगा वो होगा बुधवार को सुबह 8 बजे से। क्या? सुबह 8 बजे से और शाम को 8 बजे के बीच में कभी भी आप टेस्ट दे सकते हो। ये होगा उत्कर्ष ऐप के ऊपर। कहां होगा? उत्कर्ष ऐप के ऊपर आपका टेस्ट होने वाला है। तो 7 फेरे मैं कराऊंगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं चाहता हूं कि ये सारे सवाल आपको याद हो। क्या? गोली की तरह याद हो सवाल आपके सामने। 7 फेरे, 7 क्लासेज, हर शनिवार को क्लास होगी, 7 फेरों की क्लासेज है। और ये जो 7 फेरे हैं, जैसे पहला फेरा मैंने आज करवाया शनिवार को, जो बुधवार आने वाला है इस बुधवार को पहला वचन, पहला टेस्ट। क्या? बुधवार को पहला वचन है, पहला टेस्ट आपका होगा सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। 12 घंटे में आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। उत्कर्ष ऐप के ऊपर ये टेस्ट होने वाला है। इसकी सारी जो जानकारी है ना कि बुक कौन सी है, वो कहां पर मिलेगा आपको, ये सब दोस्तों कल सुबह वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। पर इतना सुन लो मेरी, 7 फेरे, इन 7 फेरों पर 7 वचन। ये वचन आप मुझे दोगे, 7 क्लासेज मैं लूंगा आपके सामने, और इन 7 क्लासों पर आधारित 7 टेस्ट जो हैं वो फ्री में है ना। अरे फ्री में ही है यार, फेरे तो फ्री में ही होते हैं दोस्तों ना। फेरों के कौन पैसा लेता है? कोई पैसा नहीं लेता है ना। तो 7 फेरों पर आधारित 7 वचन टेस्ट होने वाले। यही सवाल होंगे जो यहां पर दिए गए ना, इन्हीं में से तोड़ मरोड़ के नए नए सवाल जो है वो बनाए जाएंगे। और वो 7 वचन जो है, 7 टेस्ट जो है, वो बुधवार को पहला टेस्ट होने वाला है। टेस्ट फ्री होगा, सबका फ्री होने वाला है। आप ये चेक कर पाओगे कि आपने कहां कहां गलती की है, इसका सही आंसर क्या है, इसकी व्याख्या देख पाओगे आप, उस व्याख्या का पेपर को डाउनलोड आप कर पाओगे। ये सारी दोस्तों सुविधाएं होंगी इन 7 वचन के अंदर। तो उत्कर्ष ऐप तो आपने डाउनलोड किया ही होगा, नहीं किया है तो प्रभु कर लेना। क्या? कर लेना। वचन अगर नहीं दिए तुमने तो महादेव की सौगंध दौड़ा दौड़ा के मारने वाला हूं, अगला फेरा लूंगा ही नहीं। अगर तुमने सबने वचन नहीं दिया ना तो ये जो अगला फेरा लेने वाला हूं लूंगा ही नहीं। ठीक है? अगर तुमने वचन नहीं दिया तो 7 फेरे 7 टेस्ट है। अगली दोस्तों महत्वपूर्ण बात, क्या? अगली महत्वपूर्ण बात है कि सप्ताह में 3 दिन, क्या? सप्ताह में 3 दिन शाम को 8 बजे क्लास होगी। क्या? शाम को 8 बजे सप्ताह में 3 दिन क्लास होने वाली है। 2 क्लास तो होंगी दोस्तों किसकी? एक तो होगी हल्दी की और एक होगी मेहंदी। क्या? एक होगी मेहंदी की और एक तीसरी क्लास होगी, वो होगी शनिवार को 7 फेरों की। क्या? शनिवार को 7 फेरों की ये 3 क्लासेज होने वाली है। इन दोनों क्लास में जो अभी आसपास जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित मैं सोल्व कराऊंगा इन दोनों क्लास के अंदर। और इस क्लास में तो दोस्तों हर टॉपिक का पोस्टमार्टम जो है वो मैं आपके लिए करने वाला हूं। ये एक नया तरीका है दोस्तों तुम्हें पढ़ाने का, और कुछ नहीं है, केवल नया तरीका है तुम्हें पढ़ाने का। मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई आपको पढ़ाने में दोस्तों। इसके अलावा रीट के जो कोर्सेज हैं, फर्स्ट लेवल के, सेकंड लेवल के, एसएसटी और साइंस मैथ के, 10 जनवरी को 2 बजे से 8 बजे तक स्टार्ट हो रहे हैं जोधपुर और दोस्तों जयपुर में। अगला देखिएगा यूपी लेखपाल के लिए कोर्स जो है वो आपके सामने है, एमसीक्यू और दोस्तों साथ में बुक भी आ चुकी है ना। यूपी लेखपाल की तो बुक भी मार्केट में आ चुकी है, तो उसे भी आप ले लेना। हाँ, अब बताओ, टेस्ट जो है वो उत्कर्ष ऐप पर होंगे ना। ठीक है? उत्कर्ष ऐप पर टेस्ट होंगे। और ये जो पीडीएफ है ये भी आपको उत्कर्ष ऐप पर मिलेगी, है ना। पीडीएफ जो है ये भी उत्कर्ष ऐप पर मिलेगी। टेस्ट भी आपके उत्कर्ष ऐप पर होंगे। टेस्ट है, पीडीएफ है। इस टेस्ट का दोस्तों जो व्याख्या है, क्या इसकी जो व्याख्या है, ये तीनों की तीनों उत्कर्ष ऐप पर आपको मिलने वाली है।
मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा सुन कर के, जान कर के। धोखा हो गया, जिसके साथ धोखा हो गया वो, जिसको दुल्हन नहीं मिली है वो पढ़ ले, 7 फेरे तो कर ले, फिर दुल्हन करना ना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। 5 मिनट रुक रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स में बताओ क्लास आपको कैसी लगी। मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारों, ये तकदीर है, चिट्ठी थोड़ी है जो कोई और कर देगा। हाँ, उत्कर्ष ऐप थोड़ा नए रूप में आया है ना। अरे तुमको देखना बहुत मजा आएगा अभी उत्कर्ष ऐप में। उत्कर्ष ऐप जो नया रूप में आया है ना, शानदार तरीके से आया, तुम चिंता मत करो। जब कोई नई चीज आती है ना, थोड़ा उसमें क्या है, थोड़ा उसमें दिक्कत आती है बस, और कुछ नहीं है। अभी कुछ दिनों बाद मक्खन की तरह आप टेस्ट देना, फिर आपको पता लगेगा कितना चेंज आया है ना। चलिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान कीजिएगा। कल सुबह मिलूंगा 6 बजे यहीं पर, इसी मंच पर आपके सामने। जो आपने जितना पढ़ा था 7 दिन में उसको रिवीजन करने के लिए मिलूंगा। कल एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि टेस्ट का आपको कहाँ मिलने वाला, उत्कर्ष ऐप में कैसे आपको टेस्ट ढूंढना है। बुधवार को पहला टेस्ट होगा, इसी क्लास पर आधारित होगा। बुधवार को पहला टेस्ट होने वाला है, शनिवार को फेरा हुआ करेगा, बुधवार को आपको वचन देना है अच्छे। और हाँ, अरे ये तो भूल ही गया यार कि जो टॉपर आएंगे, क्या जो टॉपर आएंगे ना, भूल ही गया ये बात तो मैं, जो भी टॉपर आएंगे उनके साथ में अद्भुत प्रश्नोत्तरी भी खेली जाएगी, है ना। जो टॉपर आएंगे उनके साथ में अद्भुत प्रश्नोत्तरी जो है वो भी दोस्तों खेली जाएगी। मतलब सोचो, मजा आएगा भाई साहब। टॉपर जो भी आएंगे उस टेस्ट में, क्या जो भी उस टेस्ट में टॉपर आएंगे उनके साथ में अद्भुत प्रश्नोत्तरी भी खेली जाएगी। ये मैं भूल गया, क्या भूल गया दोस्तों, फेरों के चक्कर में। जो टॉपर्स आएंगे ना उनके साथ में अद्भुत प्रश्नोत्तरी जो है ये दोस्तों खेली जाएगी। उनमें से कुछ लोग सेलेक्ट करेंगे। 99,000 लाइक हैं, 101 का तो कन्यादान करना ही पड़ेगा। 2000 कम है लाइक में, 2000 लाइक कम है, 101 का कन्यादान हो जाएगा। ये तुम्हारा प्यार है दोस्तों। मतलब 1 लाख से अधिक लाइक चलती क्लास में होना, ये भी अपने आप में दोस्तों एक बड़ी बात है ना। ये तुम्हारा प्यार है और इस प्यार के लिए कोशिश करूंगा पूरी शिद्दत से मेहनत करने की। ना क्लास तो मैं अपने अनुसार ही लूंगा ना। इन 2-4 लोगों को कहने से मैं क्लास में कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। जो मुझे पढ़ाना होगा वो मैं यहीं पढ़ाऊंगा। सुन लो ना, जिन 2-4 को समस्या हो ना, वो 2-4 क्या कीजिए, वो गहरी सांस लीजिए और जोर से बोलिए जय माता दी। और कोई इलाज नहीं है इसका ना। अगर तुमको ये कंटेंट भी पसंद नहीं आए ना, तो मुझे नहीं लगता कि YouTube पर और क्या दूं मैं आपको। इससे अच्छा कंटेंट पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए इससे अच्छा कंटेंट मेरे पास तो नहीं है। अगर किसी और के पास हो तो आप वहां पर जाके कंटेंट लीजिएगा, मेरे पास नहीं है ना। इससे अच्छा कंटेंट जो इतनी मेहनत से बनाया गया कंटेंट था, हर सवाल को सोच सोच कर लाया, उसका ऑप्शन सोच सोच कर लाया, उसकी व्याख्या सोच सोच कर लेकर आया, और कम समय में आपको इतने सारे पॉइंट मैंने आपको कराए ना, इनको अगर लिखने बैठ गए ना 5 घंटे लग जाएंगे आपको। यही हकीकत है दोस्तों, इसको समझ लो। क्योंकि 7 फेरे मैंने आपको वचन दिया था कराऊंगा, इसलिए मैं आपको पूरे कराऊंगा। हर शनिवार को फेरा होगा, 2 क्लास और होंगी शाम को 8 बजे। मतलब सप्ताह में 3 दिन क्लास होंगी, 1 टेस्ट होगा सप्ताह में, 1 अद्भुत प्रश्नोत्तरी जो है इसका आयोजन करने वाला हूं, ठीक है। तो मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे इसी मंच पर। शादी का पहला फेरा आप सभी को मेरी तरफ से, उत्कर्ष की तरफ से मुबारक हो। क्या मुबारक हो। और क्लास अच्छी लगी हो ना, तो एक बार उत्कर्ष ऐप पर जाकर 5 स्टार रेटिंग दे के आना और कोई बढ़िया सा कमेंट करके आ जाना। अगर अच्छी लगी हो तो प्ले स्टोर पे जाके नहीं उत्कर्ष ऐप मिलेगा,
इस उत्कर्ष ऐप में 5 स्टार रेटिंग देके नहीं, एक बढ़िया सा कमेंट, लल्लन टॉप जो कमेंट है वो करके आना, अपना रिव्यू देके आना बढ़िया सा, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो। फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे। ध्यान रखिएगा। अंत में आप सभी के लिए, तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल के आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। क्वेश्चन रिपीट मत कीजिएगा। आप भी ये जो आप भी, आपका कमेंट भी अब रिपीट नहीं होगा, ठीक है। कई भैंस पानी में, आपका कमेंट भी गया भैंस पानी में, ठीक है। हाँ, दे दो शांति। ऑल द बेस्ट आपको, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद। अब शहर जा चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के।